नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने मेरी किताब मेरी कहानी का नया सीजन लेकर। इस प्रोग्राम के 8 सक्सेसफुल सीजन करने के बाद 9th सीजन आज से हम शुरू कर रहे हैं और आज इस सीजन का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा। आप सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, बहुत सराहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके रिस्पॉन्स, आपके प्यार और आपके ट्रस्ट की वजह से हम इस 9th सीज़न को लेकर के आ पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं ऑथर्स जर्नी को। हम सेलिब्रेट करते हैं बुक्स को, रीडिंग को, राइटिंग को, इन हैबिट्स को जो हमारी लाइफ में बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस भी लाती है। आप सभी को हमारा इनिशिएटिव बहुत पसंद आया है। इसी वजह से आज भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक ऐसी किताब, एक ऐसे नए ऑथर जिन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करनी चाहिए और उनके साथ हम आगे बातचीत। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम सिर्फ एक टॉक शो नहीं है, ये एक जुनून है ऑथर्स के जज्बातों का, उनके अल्फाजों का और उनकी राइटिंग जर्नी का, और ऐसे ऑथर्स जो किताबों के जरिए दुनिया को बताना चाहते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ नया लाए हैं, कुछ खास लाए हैं और कुछ ऐसा जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सीजन, आज का प्रोग्राम और फर्स्ट एपिसोड हम आपके सामने टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। अब तक के जितने भी सीजन्स हमारे हुए हैं उन सभी एपिसोड्स में हम आपके सामने पब्लिश ऑथर्स लेकर आते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। इस बार हम आपके सामने न सिर्फ पब्लिश ऑथर्स ला रहे हैं बल्कि न्यू ऑथर्स, अपकमिंग बुक्स के साथ साथ में डेब्यू बुक्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब जो ऑथर्स पब्लिश नहीं है उन ऑथर्स की बुक को भी हम इस प्रोग्राम के जरिए प्रमोट करने वाले हैं। बहुत से लोग, बहुत सी ऑडियंस जो आज हमें अटेंड कर रही है, हमें देख रही है, जिन्होंने हमारे प्रीवियस सीजन्स भी देखे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये सीजन नया है, ये प्रोग्राम नया है। तो एक बार मैं उनके लिए इस प्रोग्राम को ब्रीफ करना चाहूंगी ताकि आपको पता चले कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या पर्पस लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ नया लेकर आते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है, जैसे आप जानते हैं, मेरी किताब मेरी कहानी और इसके 8 सीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं ऑथर्स की जर्नी को। हर दिन, ईच डे आपके सामने एक नए ऑथर इंट्रोड्यूस होते हैं, अपनी बुक के साथ आते हैं और उनकी जो राइटिंग स्ट्रगल रहा है, जो उनकी जर्नी रही है, ये पूरा सफर आपके साथ वो शेयर करते हैं, तय करते हैं। हमारा ये मानना है कि ऑथर बनने का सपना हम में से 99% लोगों का होता है और उनमें से जो 1% लोग हैं वो इस सपने को कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस सफर में आगे जाना चाहते हैं और ऑथर बनना चाहते हैं। तो इसीलिए इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की कहानियां आपके सामने हम लेकर आते हैं ताकि आप उससे मोटिवेट हो सके, उससे इंस्पायर हो सके और आप भी अपना ऑथर बनने का सपना पूरा कर सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कस होगा, नई बुक डिस्कस होगी और नए ऑथर के साथ हम बातचीत करवाएंगे। सो आज का ये इनॉग्रल एपिसोड होने वाला है और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इमोशनल टॉपिक के बारे में। आज की जो बुक है वो एक इमोशनल सफर है। हालांकि हमारे जो ऑथर हैं आज के, उनकी डेब्यू बुक नहीं है, उनकी सेकंड बुक है और ये बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, अपकमिंग बुक है, अमेज़न पर अभी लिस्ट नहीं हुई है, इसका प्रोसेस अभी चालू है। तो हमारा ये मानना है, हमारी कोशिश है कि इस बुक का जो सफर है वो आपके साथ शुरुआत से शेयर किया जाए ताकि जब ये बुक आपके सामने आएगी, लिस्ट होगी, आपके हाथों में आएगी, तब आप इसके साथ पहले से ही कनेक्टेड फील करें। सो इस बुक का कवर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी कि ये बुक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिस बुक का नाम है क्रॉस वर्ड्स अ टेल ऑफ लव एंड। ये बुक एक इमोशनल सफर है, एक फिक्शन स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं, एक लव स्टोरी है जिसके थ्रू ऑथर ने कुछ इमोशंस आपके सामने बयां करने की कोशिश की है। न सिर्फ हमारे इंसानी इमोशंस इसमें होंगे, इसके साथ साथ में कुछ सामाजिक मर्यादाओं पर भी सवाल खड़ा करती है ये किताब। तो क्या कुछ है इस किताब में, क्या कुछ कैरेक्टर्स कहना चाहते हैं इस बुक के थ्रू, वो हम जानेंगे सीधे ऑथर से। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें और ऑथर को इनवाइट करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं
हमारे आज के ऑथर कानपुर के रहने वाले हैं और बचपन से ही उन्हें लिखने का और संगीत का बहुत शौक रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के बावजूद इन्होंने लिखना जारी रखा और अपनी इनकी वाइफ की डेथ के बाद इन्होंने अपनी पहली आत्मकथा लिखी, इनकी पहली बुक इन्होंने लिखी, दैट इज़ आई विल ओवरकम समडे। जो पाठकों को, रीडर्स को बहुत पसंद आई, बहुत उनको उन्होंने मोटिवेट किया, प्रेरित किया। तो क्या कुछ है इस दूसरी किताब में उन्होंने लिखा है, हम उनसे जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के इनॉग्रल गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा। नमस्कार अरुण। नमस्कार नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को बातों के साथ। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किताब में टाइम के फर्स्ट एपिसोड में। आप इसकी फर्स्ट गेस्ट है, सो वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम में आकर इसको ज्वाइन करके आपको क्या फील हो रहा है एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोग्राम। मैडम, जैसा कि इसका कैप्शन है, मेरी किताब मेरी कहानी, मैजिक ऑफ राइटिंग, इट इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। जब मुझे इसके बारे में आपके पब्लिशर से पता लगा कि आप इसका पार्ट होना चाहिए, आपको होना भी चाहिए, तो मैंने एग्जैक्टली हमने कहा ओके यस आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। और मुझे ये इसका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था फ्रॉम द डे व्हेन जब मुझे पता लगा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। देन आई वाज एक्साइटेड लाइक ए चाइल्ड। मैं एक्साइटेड था कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह की किसी इंटरव्यू में या टॉक शो में। तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो एक्साइटमेंट कैसे 3 दिन पहले मुझे पता लगा था। तो आई वाज जस्ट होपिंग द डे विल कम और मैं बैठ के कुछ इंटरव्यू दूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपनी किताब के बारे में बताऊंगा, अपने मैसेज क्या देना चाहता हूँ, मेरी और जर्नी क्या इसके बारे में। थैंक यू। जी बिल्कुल। सर, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने के बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा। मैडम, मैं 64 हो जाऊंगा इस साल, रनिंग 64, यू कैन से 28th ऑफ दिस मंथ मैं 64 का हो जाऊंगा। आई वाज बोर्न इन कानपुर इन मिडिल क्लास फैमिली। और मैं जब छोटा था मेरे फादर की डेथ हो गई। हालांकि मैं उस समय से लिखने चला आ रहा हूँ, मुझे शौक था लिखने लिखने का। छोटा जिंगल लिख लिया, छोटी स्टोरी लिख ली, छोटा लिखने लगा। तो गाने गाने का बचपन शौक था। कहीं बर्थडे होती थी, मुझसे कहा था आप गाना गाओ, तो मैं गाता था गाना, उस समय भी गाना गाता था। तो ये सब चीजें बनती चलती रही। और उसके बाद मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री में। देन आई ज्वाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ 3-4 साल जॉब किया। देन आई क्विट दैट बैंक एंड ज्वाइन इलाहाबाद बैंक एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। दैट वाज अ क्रेज एट दैट टाइम व्हेन आई ज्वाइन इलाहाबाद बैंक। मेरी जर्नी वहाँ कंटिन्यूड रही। लेकिन मेरा लिखने का जो शौक था वो धीमे धीमे आर्टिकल्स पे हुआ, बढ़ते बढ़ते फेसबुक पे लिखने लगा। देन मैं उसके बाद किताब लिखने पे आ गया। मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, तो मैंने एक बुक लिख दी। और ये पैशन गाने का भी बना हुआ है मेरा, अच्छा। गाना भी गा रहा हूँ। और पर्टिकुलरली वाइफ की जब डेट 2021 में आफ्टर कोरोना हुई, आई वाज जस्ट यू कैन शैटर्ड। मुझे ऐसा लगा जिंदगी रुक गई है। तो मैंने गाने लिखना शुरू किए। जो मैं जिंगल्स लिखता था वो दे कन्वर्टेड इनटू मैच्योर्ड इनटू सॉन्ग्स। मैंने कुछ गाने लिखे पहले, इनिशियली कुछ सिंगर्स से प्रोफेशनल्स, उनसे गवाया। दे sang it for me. देन उसी सिंगर ने कहा यू आल्सो सिंग वेल, व्हाई डोंट यू सिंग योरसेल्फ। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर से मेरी बात हुई बेस्ड इन कानपुर। तो मेरी लिरिक्स को, मेरी आवाज को, मेरी ही कंपोजिशन को उन्होंने अपना म्यूजिक देकर गाना बनाया, जिसको मैंने यूट्यूब पे शेयर किया। मेरे लिखे हुए हैं, पीपल लाइक इट, सबने पसंद किया। तो एक तरफ मैं गाने लिखता चलता हूँ, एक तरफ स्टोरी भी, कहानी लिखने का शौक है, आइडियाज और भी बहुत सारे हैं, बट आई डोंट फाइंड बिकॉज करंटली भी मैं आफ्टर रिटायरमेंट बैंक से जुड़ा हुआ हूँ कि बैंक जो है पोस्ट रिटायरमेंट कुछ सीनियर्स को ऑफर करती है ऑडिट के लिए। तो मैंने अप्लाई किया, दे सिलेक्टेड मी, आई एम डूइंग ऑडिट फॉर द बैंक ऑल्सो। तो वहां भी जाता रहता हूँ। अब मुझे 15 डेज जाना ही पड़ता है, तो मैं जाता हूँ वहां पर भी। अभी भी जाऊंगा इस इंटरव्यू के बाद। तो इस तरह जिंदगी चल रही है। टूटा भी हुआ, उठ के खड़ा हुआ, फादर की डेथ, टूटा खड़ा हुआ, वाइफ की डेथ के बाद और शेटर हुआ। जिंदगी लगा थम गई, अब क्या करेंगे, लाइफ चली गई, भाई बच्चे बाहर हैं। देन आई गैदर्ड माई सेल्फ, wrote a book, motivated myself and motivated others who are going through the same phase. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी दशा से गुजर रहे हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने बुक को फिनिश ऐसा करने की कोशिश करी, दे शुड गेट मोटिवेटेड।
और राइटिंग से मैंने अपने आप को पाया, मैं जो बिखरा हुआ था फिर जुड़ गया और आपके सामने आज बैठा हुआ। क्या बात है सर, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। सच में इंस्पायर कर रही है कैसे आपने अपने आप को एक ओवरकम किया उन चीज़ों से जो लाइफ में जिस तरह के मोड़ आपकी लाइफ में आए। और आपने अभी मेंशन किया कि किताबें जब आपने लिखना शुरू किया उस चीज़ ने बहुत हेल्प की आपकी इन सब चीज़ों से ओवरकम होने में, अपने आप को एक गैदर करने में। इसी से लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई भी पर्सन जब रीडिंग और राइटिंग हैबिट को अपनी लाइफ में इंकलकेट करता है, कितना चेंज वो अपनी लाइफ को कर सकता है? जैसे आपने चेंज किया, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को भी गाइड कीजिए कि वो कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को इन 2 हैबिट्स से। मैडम, राइटिंग एक ऐसी चीज है कि यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू वेंट आउट योर हिडन फीलिंग्स जो अंदर अंदर आपको खाती रहती हैं, लाइक टर्माइट्स आपको खाती हैं। आप किसी शेयर नहीं करते हैं, यू बिकम इंट्रोवर्ट, घर में अकेले बैठे हुए हैं, आप शेयर नहीं करें किसी से। मैंने जब लिखना शुरू किया तो पहले सोचा क्या लिखूं, देन आई डिसाइडेड टू राइट माय ओन स्टोरी बिकॉज़ दैट वाज इजी। जहां से मुझे बचपन याद था उससे लिखना शुरू, उससे पहले याद नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लिखना शुरू किया फादर की डेथ के बाद। मैंने क्या खोया मुझे इस बात का एहसास नहीं था, बिकॉज आई वॉज एट्थ पास। हालांकि आज का एट्थ पास बच्चा बहुत मेच्योर्ड होता है 50 साल पहले के बच्चे के मुकाबले। आज के 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा बहुत कुछ जानता है जो कि उस समय 12 13 साल के बच्चे भी नहीं जानते थे। लेकिन मुझे एहसास नहीं होता कि मैंने क्या खो दिया। लेकिन मैंने बाद में महसूस किया फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हुए। आई यूज्ड टू हैव वन टू पैंट्स ओनली, एक पहनता था एक सूखती थी। इस तरह से मैंने जिंदगी निकली। लेकिन मैं धीरे, मेरा नेचर एक्सट्रोवर्ट है, मैं लोगों से मिक्स बहुत होता हूँ। तो जब वाइफ की डेथ हुई देन आई वाज मैच्योर्ड और बच्चे बाहर थे, मैं अकेला हो गया। रिटायरमेंट वाज जस्ट 1.5 मंथ्स अवे। तो लगने लगा मैं करूंगा कैसे, जिंदगी खत्म हो गई। तो बुक लिखी। उससे पहले मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं एंटी एंजाइटी टेबलेट्स और स्लीपिंग टेबलेट लेके जिंदगी चला रहा था। मैंने 6 महीने कंटिन्यूस खाई है, दो दो एंटी एंजाइटी, दो स्लीपिंग। लेकिन लगा कैसे होगा। मेरे एक फ्रेंड में अभी बताऊंगा नाम उनका, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सर कुछ लिखिए, आप लिखते अच्छा है, यू हैव राइटिंग स्किल, आप फेसबुक लिखते हैं, उसको कंटिन्यू लिखिए। तो मैंने लिखा, मैंने कहा बुक को ऐसा लिखा जाए ना केवल मेरी फीलिंग्स को बाहर निकाले, लेकिन वो ऐसे फिनिश करे कि जो भी इसमें जुड़ा हुआ जो पढ़े उसको लगे यस मैं भी अपने दुख से बाहर आ सकता हूँ। तो मैंने लाइफ में इसीलिए इसका मैंने आई विल ओवरकम समडे, फिर नीचे एक सब टाइटल दिया, फ्रॉम बिहाइंड द फियर कर्व टू हेड ऑफ द फियर कर्व, कि डर के पीछे से डर के आगे तक। आप डर के पीछे रहेंगे तो डरते रह जाएंगे आपकी आपकी लाइफ। और डिसाइड किया कि आई वोंट लेट माय फेट राइट माय फ्यूचर, रादर आई विल राइट माय फ्यूचर माई सेल्फ। जिंदगी भविष्य मेरा, भाग्य मेरा ना तय करे मेरे फ्यूचर क्या होगा, मैं खुद अपना फ्यूचर तय करूंगा। और इसलिए मैं लड़ते लड़ते मैंने बुक लिखी, और लिखने के बाद मैंने रियली महसूस किया कि मैं बाहर निकल आया हूँ इस तकलीफ से। यार जिन्होंने पढ़ा भी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, नहीं आपने बड़ी मोटिवेट एक अपनी जर्नी को, सिर्फ जर्नी नहीं लिखी, मोटिवेट करने की कोशिश करी, और जिन्होंने पढ़ा दे अप्रिशिएटेड, माय फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड। और रिव्यूज जो अमेज़न में थे वो भी थे, जो थे रिव्यूज अच्छे थे, लोगों ने अपने कमेंट भेजे, दैट वाज फाइन। तो मैं ये कहूँगा किताब लिखने से आप न केवल लोगों को ज्ञान बाँटते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, अरुण जी से हम बात कर रहे हैं और इन्होंने जिस तरह से बताया कि इन्होंने अपनी लाइफ को उन सारी समस्याओं से, इन सारे इमोशनल जिन प्रॉब्लम्स में ये से गुजर रहे थे, वहां से खुद को उन्होंने निकाला रीडिंग राइटिंग के माध्यम से, मोस्टली उन्होंने राइटिंग के माध्यम से उन्होंने खुद को निकाला। तो आप सोच सकते हैं कि राइटिंग अपने आप में कितना पावरफुल टूल है अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंकलकेट कीजिए। समय नहीं बीता है अभी, अगर आपको लगता है कि आप अब क्या रीडिंग करना, अब क्या राइटिंग करना, उसका कोई समय नहीं होता, आप शुरू कीजिए। ये हैबिट आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि जिनका आपने अभी जिक्र किया आपके दोस्त, तो मैं जानना चाहेंगे हम सभी उनके बारे में कि कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया और क्या जिन्होंने मोटिवेट किया मुझे सबसे ज्यादा, हु इज लाइक माय सन, वो मेरा बैंक का कोलीग भी था, इजीली जूनियर। मैं जब कानपुर ट्रांसफर होकर वापस आया, बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर हम लोग ट्रांसफर होते हैं, आई वाज पोस्टेड इन गुजरात। एक एक्सीडेंट के बाद मेरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कानपुर हुआ। तो जब मैंने उससे मुलाकात की, ही वाज राइटिंग ए स्टोरी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि किताब लिख रहा वो बच्चा। वो मेरे बेटे से 2 साल बड़ा, मेरी बेटी से 2 साल छोटा है। ही इज लाइक माय सन। तो उसकी बुक आई द जिंदगी। द टाइटल इटसेल्फ वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द फ्यूजन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, द जिंदगी। It was collection of short stories.
उसके बाद भी उसने उस समय मुझे कुछ, लेकिन आई गॉट मोटिवेटेड यार दिस किड कैन राइट, व्हाई कांट आई, हम भी लिखते हैं, हमें शौक है, बट आई कुडंट। देन उसने एक बुक और कलेक्शन लिखी कॉमरेड करके, आई गॉट मोर इंस्पिरेशन। देन आफ्टर डेथ ऑफ माय वाइफ व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिट, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेट किया, आप सर लिखते अच्छा है, फेसबुक लिखना लिखिए कोई बात नहीं, बट एक बुक भी लिखिए। रोज ये मुझसे ऑफिस में मिलता, रोज मुझसे कहता था, मैं रिटायर हो चुका था, आई वाज डूइंग ऑडिट, तो हमने कहा क्या लिखे। देन आई केम इनटू कांटेक्ट विद द पब्लिशर, तो उन्होंने कहा सैंपल भेजिए, मैंने भेजा, उन्होंने राइटिंग स्टाइल पसंद करी, लेकिन आई वाज कंफ्यूज व्हाट टू राइट। एक लिखना, एक मोटली थिंग्स फेसबुक पे पड़ी हुई है, कहीं पॉलिटिक्स है, बैंकिंग है, दिस एंड दैट, बट राइटिंग ए बुक व्हिच हैज अ कंटिन्यूटी, जो आदमी जोड़ सके। या तो शॉर्ट स्टोरीज हो, एक स्टोरी खत्म हो गई, दूसरी स्टार्ट हुई। देन आई स्टार्टेड थिंक माय ओन लाइफ, जिससे मैं गुजर रहा हूँ उसको करूँ। तो दैट मैन इज अंकुर मिश्रा। उसने तीसरी किताब लिखी गंगापुत्र भीष्म, उसको उसको यूपी गवर्नमेंट से बाल कृष्ण नवीन शर्मा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वो थी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में टॉप 10 बुक्स में शॉर्ट लिस्ट भी हुई थी। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट। उसने भी चौथी बुक लिखी कुंती, ही राइट्स इन हिंदी बट ही इज वेरी गुड राइटिंग। अभी राइटिंग अनदर बुक तिमिर करके उसका टाइटल उसका होगा। तो दैट बॉय, दैट कॉलीग, दैट सन लाइक ऑफिसर मोटिवेटेड मी द मोस्ट, और उससे मैं इंस्पायर होकर अभी भी वो लिखता रहता है मुझे। रोज जब मैं ये बुक लिख रहा था तो रोज मुझसे पूछता था कितनी हो गई सर, कितना हुआ, कितनी कंप्लीट हो रही, क्या क्या सोचा, क्या हुआ। तो वो मुझे मशवरा था कि आप चलिए फिनिश करिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तो ही इज, आई जस्ट ऑफ टू हिम, आई थैंक्स हिम कि उसने मुझे इतना यहाँ तक पहुंचाया कि मैं एक किताब लिख चुका हूँ, दूसरी किताब पे भी आ गया हूँ। शायद वो तीसरी किताब के लिए मोटिवेट करेगा मुझे इसके बाद। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम अरुण जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी इनकी फ्रेंड अंकुर जी को। नमस्कार नमस्कार अंकुर मैडम। नमस्ते मैडम। और मुझे इसमें जोड़ने के लिए जो आपका ये कार्यक्रम है बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं इसकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं आपको। और मुझे इसमें इनवाइट करने के लिए आपका और अरुण मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को बहुत सभी प्रोग्राम में। और धन्यवाद मैडम। अरुण जी कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा योगदान है इनकी राइटिंग जर्नी को शुरू करने में, इनको पुश करने में। सो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम ये निश्चित रूप से सर का बड़प्पन है, जो मतलब इतनी तारीफ कर रहे थे मेरी कि मैंने इनको बताया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सर बहुत पहले से लिखते रहते थे। आप इनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगी तो देखेंगी कई बार इन्होंने समसामयिक विषयों पे, मतलब जो कंटेम्परेरी टॉपिक्स होते थे उन पे बहुत अच्छा लिखते थे सर। तो मैं इनको लगातार फॉलो करता था। उसके बाद जब सर सूरत से आए थे तो मेरे ही दफ्तर में थे, हम लोग साथ में ही काम कर रहे थे, मैं सर के अंडर में ही था उस टाइम पे। तो मैंने धीमे-धीमे करके और सर का देखना स्टार्ट किया, जो इनके विचार थे मैंने उनको देखा। तो कई सारे टॉपिक्स पे सर के विचार एकदम मौलिक रहते थे। एकदम मतलब आप उन्हें कहीं सुनेंगी नहीं सर, कहीं पढ़ेंगी नहीं, वो सर के अपने विचार रहते थे, काफ़ी मौलिक रहते थे। और कई बार वो उनको फेसबुक पे अपना एक्सप्रेस करते थे और कई बार नहीं भी करते थे। तो उसके बाद जैसा कि सर ने बताया कि सर रिटायर हुए, तो उस टाइम पे सर ने कहा था नहीं अब मैं आराम से फैमिली के साथ रहूँगा, घूमूँगा। सर के एक्चुअली बच्चे बाहर हैं, मुंबई में बेटा है, बेटी अभी बाहर है, आउट ऑफ द कंट्री है, लेकिन उस टाइम पे मुंबई में थी वो भी। तो सर का यही विचार था कि वहाँ घूमेंगे और फिर अपनी फैमिली के साथ पूरा मतलब देश-विदेश घूमेंगे अपना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय जिस समय सर का रिटायरमेंट था, उसी समय पूरा देश कोरोना नामक बीमारी से संतप्त हो गया। तो उसका असर सर पर भी पड़ा, और सर की पत्नी की उसी समय मृत्यु हो गई 2020 में। तो इसके बाद से सर एकदम डिप्रेस रहने लगे। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि लिखना अथवा पढ़ना, ये आपके जीवन को कई तरह से बदलाव लाता है आपके जीवन में। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, एक कहा भी गया है कि बड़ी अच्छी बात, कि आप जितनी किताब पढ़ते हैं, आप समझिए आपने उतनी ज़िंदगियाँ जी ली एक ही ज़िंदगी में। तो इसी प्रकार से मैंने सर को देखा कि सर एकदम डिप्रेस हो चुके थे, और मतलब हर टाइम एक जो विचार था, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि समय प्रत्येक घाव को धो देता है, लेकिन तमाम घाव ऐसे होते हैं जिनको समय में कोई उसमें भरने में बहुत समय लग जाता है। तो उस समय मैंने देखा सर बहुत डिप्रेस थे। अच्छा, जब डिप्रेस होते हैं आप, और जब तक आप उसको कहीं उकेरेंगे नहीं, या तो आप किसी से कहिए। अच्छा, अपनी समस्या दूसरों से आप उतना कहेंगे जितना कहेंगे, वो अल्टीमेटली क्या है कि दूसरे सुनते हैं, फिर सुनते-सुनते एक उसकी भी सीमा होती है। तो मैंने सर को उसी सर से बोला कि सर ठीक है, आपके मन में जो भी है, आप पूरा अपना जो जीवन की कहानी है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पास शब्द हैं और आपके पास विचार भी हैं।
देखिए, कोई व्यक्ति लेखक तभी बन सकता है, उसके पास एक कोई अपना मौलिक विचार होना चाहिए और उसके पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो उसका तरीका है, शब्द होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सर में थी, बहुत पहले से थी। मैं नहीं जानता हूँ क्यों सर का ध्यान इस तरफ नहीं गया। तो मैंने सर को यही बोला कि आप लिखिए और आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लिखेंगे। उसके बाद सर ने धीमे-धीमे करके लिखना शुरू किया, अपनी पूरी कहानी उकेरी। मैं बता हुँ, जी, अनुज, आप कुछ कह रही हैं? कोई एक क्वालिटी जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, वो कौन सी क्वालिटी होगी जिसको आप मेंशन करना चाहेंगे? मैं अगर एक कोई क्वालिटी आपने पूछी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर के अंदर एक क्वालिटी है कि सर के सामने जो विचार होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि सर के एक तो सर की जो राइटिंग है मौलिक है, इनके विचार मौलिक हैं और उनको ये सर एक्सप्रेस करने में चूकते भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई सामने बैठा हुआ है, तो वो सोचेंगे अपने विचार नहीं देंगे। ठीक है? सर अपने विचार एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं और सर के पास विचार हैं, मौलिक विचार हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की और अरुण जी की किताब पर आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे इस कार्यक्रम में ऐड करने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साली। जी। सो अरुण जी, हमने बात कर ली अंकुर जी से और उनके व्यूज पे जाने, उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट रखा। ये बहुत जरूरी है कि हमारी कोई एक ऐसा पर्सन हो जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे मैं जानना चाहूंगी आपसे, अब आप अपनी अपनी किताब के बारे में बताइए, जो नॉवल फिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका कवर भी मैंने ऑडियंस को दिखाया है। सो इसके बारे में आप बताइए कि कितनी स्टोरी है वो, इसके कैरेक्टर क्या है और क्या प्लॉट है इस बुक का, ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ा सा आइडिया ले सके कि क्या कुछ है इस किताब। देखिए मैम, द टाइटल जिसे आपने देखा, क्रॉस रोड्स द टेल ऑफ लव एंड ड्यूटी, कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि इट माइट बी ए लव स्टोरी। सडनली एक प्रेम कथा ही टाइप की है और प्रेम कथा ओवर द पीरियड, पर्टिकुलरली आपका यंग एज में दो बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, एक लड़का लड़की, उन दोनों में एक नेचुरली वेरी नेचुरल थिंग है, एक लड़की लड़के के पीछे एक एज में अट्रैक्शन होना। तो कहते भी मेडिकली अगर लड़का लड़की तो अट्रैक्ट ना हो, लड़की लड़की का अट्रैक्ट ना हो, तो मेडिकली समथिंग रॉन्ग। तो एक नेचुरल फीलिंग होती है, दैट इन लेटेंट फीलिंग इज एवरी बॉय एवरी गर्ल, वो एक नेचुरली एक्सप्रेस नहीं करते, लाइकिंग होती है, क्रश होते हैं। तो दो कैरेक्टर्स हैं, आर्यन एंड आयना, उनके बीच में आर्यन एंड वर्ती का हो जाता है, बट वो अनएक्सप्रेस अनस्पोकन रहता है, कभी उसे कह नहीं पाते, सिचुएशन से वो अलग हो जाते हैं, दोनों की शादियां हो जाती हैं अलग अलग, इधर रहते हैं 10-11 साल अलग अलग रहते रहते हैं, कोई किसी को याद भी नहीं करता, ना कोई फोन करता है। वन डे a call comes to the boy from that girl, he was surprised, कहाँ से सुनने को मिला, जो भी बातें उनकी होती हैं, एक दिमाग में लड़के का आती है कि यार ये कॉल आई है, कहीं जिंदगी में कहीं कुछ ना करे, लेकिन अपने को समझा लेता, नहीं नॉर्मल कैचअप कॉल है, वेल बीइंग पूछने के लिए, हम कैसे हैं, तुम कैसे हो। धीरे धीरे रेगुलरिटी उनकी कॉल की बढ़ती रहती है, उससे उनकी फैमिली में टेंशन क्रिएट हो, नेचुरल टेंशन है। नो हस्बैंड वांट्स टू शेयर हिज वाइफ विद समबडी, नो वाइफ वांट्स टू शेयर हर हस्बैंड विद एनीबडी। तो वो टेंशन इस लेवल पर बढ़ जाता है कि बिखराव होने लगता है। तो उस बिखराव को मैंने शालीनता से दिखाने की कोशिश करी है। तो आप कह सकती ये जो स्टोरी है इज अ क्लैश बिटवीन हार्ट एंड माइंड, दिल और दिमाग में, लव एंड डिजायर के बीच में, डिजायर एंड ड्यूटी के बीच में है, इमोशंस एंड ड्यूटी की भी, रीजन के बीच में। आप इमोशंस में सोचते हैं, हार्ट ऐसा होता है कि नॉर्मल केस में दिल जीतता है, जब ये कोई डिसीजन दिल हमेशा प्रिवेल करने की कोशिश करता है हार्ट के ऊपर। तो ये क्लैश दिखाया हार्ट एंड माइंड, इमोशंस एंड रीजंस, पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट में जो हो चुका है वो प्रेजेंट को हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको दिखाई दे रहे हैं। ये क्लैश है हार्ट एंड माइंड, रीजन एंड इमोशंस एंड रीजन, पास्ट एंड प्रेजेंट। अल्टीमेटली इसमें दिखाया है कि करेज टू डोमिनेट ओवर, करेज फॉर ऑफ ड्यूटी टू डोमिनेट ओवर डिजायर। और लास्ट में मैंने इसका एंड, दो हैव गिवन माय कंक्लूजन बट लेफ्ट इट टू द रीडर्स, वो डिसाइड कर ले whatever the original hero and heroine of film, जो main characters they were doing was ethical or unethical, this is up to them to call, take their own call, अपना निर्णय ले लें कि गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे। सामाजिक रूप से एक टैबू सब्जेक्ट जरूर था,
लेकिन प्रेजेंटेशन हमने ऐसा लिखा है कि कहीं इसमें अश्लीलता नहीं है, क्या असभ्यता नहीं है। भारतीय साहित्य की इच्छा से लिखते हुए एक इशू को उठाया, तो उसको मैंने पोर्ट्रे करने की पूरी कोशिश करी। अब देखिए, आप लोग जो पाठक लोग पढ़ेंगे उनको ये पसंद आता है या नहीं आता है, आगे समय बताएगा। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9 के एपिसोड 1 में अरुण मिश्रा जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और इनकी बुक, फिक्शनल बुक, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और सर ने इसकी स्टोरी का थोड़ा हाईलाइट हमें भी बताया है। बेसिकली ये जो किताब है वो एक इमोशन को लिए हुए है, साथ-साथ में एक समाज का एक मुद्दा है उसको भी उस पर भी सवाल खड़ा करती है। स्टोरी के बारे में सर ने हमें बताया, अरुण जी ने भी हमें बताया, लेकिन इसके साथ में इस बुक के ऑथर ने जो इस स्टोरी का एंड है, जो क्लाइमैक्स है, वो पाठकों पर छोड़ दिया है। ऑथर का ये मानना है कि आप स्टोरी पढ़िए, समझिए, लेकिन बाद में आप क्या इस बारे में सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपके अकॉर्डिंग इसका क्या एंड होना चाहिए। दो जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के, उनको किस तरह से अपनी लाइफ को मूव करना चाहिए आगे, ये पाठकों पर डिपेंडेड है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इस बुक के बारे में आपका क्या व्यू है वो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप अमेज़न पे रिव्यू देके शेयर करें या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, लेकिन अपना व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। इसके थ्रू ऑथर को बहुत मोटिवेशन मिलता है और एक कलेक्टिव सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है वो भी हमारे सामने आता है। सो अरुण जी, ये जो कश्मकश वाली स्टोरी जो आपने एक कहानी जो लिखी है इस किताब में, जिसमें सामाजिक मर्यादाएं भी हैं, एथिक्स भी हैं हमारे, और पुराने जो रिलेशंस होते हैं, पुराने जो बंधन होते हैं, जो एक जो पुराना प्यार होता है, वो किस तरह से आपकी आने वाली लाइफ को अफेक्ट करता है, इन सबको आपने संजोने की कोशिश की है। इन सभी पॉइंट्स में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा कठिन आपको क्या, कौन सा पोर्शन लगा आपको लिखने के लिए, राइटिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी चीज लगी आपको? मैडम, हार्ड तो ये था कि सब्जेक्ट वाज ए टैबू सब्जेक्ट, थोड़ा वर्जित है सोसाइटी में कि वंस यू आर मैरिड और आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखते हैं, भले वो रिलेशन ऐसे के दो के हों जो कि पहले से एक दूसरे को जानते थे, शादी के बाद रिकनेक्ट होते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्स्ट्रा मैरिटल ही कहलाते हैं। तो एक टैबू सब्जेक्ट था, इसको टच करना और फिर इसको फिर लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, या इसको एक बी ग्रेड जैसे फिल्म होती है स्टार कह के हटा देंगे, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, बच्चे कहीं बुक देख लेंगे घर में तो क्या इससे इंस्पिरेशन लेंगे नहीं। लेकिन मैंने इसके साथ कोशिश करी है, ऐसे सब्जेक्ट को उठाया है तो ऐसा लिखूं कि पढ़ते वक्त जो पाठक वो ग्लूड रहे, उससे जुड़ा रहे, हट ना पाए कि नहीं। इसके जो लिखने का तरीका है, डायलॉग्स हैं, बीच में जो इंटरेक्शन है दोनों उधर लड़की के हस्बैंड और लड़के के वाइफ के साथ बीच में जो है स्ट्रगल है, उनकी झगड़े हैं, झगड़े भी एक मर्यादा के अंदर होते हैं, ये नहीं होता है उसमें कोई चिल्लम चल्ली नहीं होती, डायलॉग्स के बीच में और एक दूसरे से बात करते हैं, इमोशंस हैं, उसको दर्शाया और शालीनता के साथ कि लोग पढ़ते रहे, समझते रहे, महसूस करते रहे कि जो इन दोनों के बीच हो रहा है वो बड़ा नेचुरल है। हस्बैंड ऑब्जेक्शन ले रहा है, वाइफ ऑब्जेक्शन ले रही है, इज वेरी करेक्ट। लेकिन जो वो दो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो इतने दे वर लाइक पपेट ऑफ देयर हार्ट्स कि वो बाहर निकलना चाहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट करेक्ट, इट्स रॉन्ग, वी शुड डीलिंग, वादा करते हैं लेकिन डीलिंग हो नहीं पाते। अल्टीमेट एक जिसको इस तरह पिरोना था कि ऐसा लिखे कि आदमी बंधा भी रहे, ये ना लगे क्या फालतू के डायलॉग लिख रहा है आदमी। आप पढ़ेंगे, आप भी देखेंगे, इसको इस समय प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और अंत भी था कि अब इसको अंत कैसे किया जाए, अंत क्या के दिखाएं कि वो लोग मिल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्या करते हैं, ये भी बड़ा एक टेक्निकल था। इसमें मैं बहुत सोचता रहा क्या किया जाए, तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि भारतीय साहित्य की जो विशेषता होती है हैप्पी एंडिंग, उसको भी रखा जाए। लेकिन अगर पूर्णतः उसको रख देता हूँ तो जो मेरी स्टोरी लिखने का वो मेरा वो कैरेक्टर्स एब्सोल्युटली अनएथिकल हो जाएंगे, ये भी एक फिक्शन था। तो इस तरह से रखने की कोशिश करी, वो भी चीज भारतीय साहित्य की विशेषता भी बरकरार रही और वो जो थे उनको अनएथिकल भी नहीं शो किया करते हुए। और अंत में मैंने पाठकों को सोच लिया कि अब आपने पढ़ लिया, मेरा ओपिनियन पढ़ लिया, अब आप अपना ओपिनियन देखिए कि वेदर यू आर इन, यू आइडेंटिफाई विद योरसेल्फ विद दिस व्हाटएवर रिटन इन द बुक और नहीं ये कर पाते हैं, इट्स अप टू द ऑथर्स। टैबू सब्जेक्ट था, छूना मुश्किल था, लेकिन छुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, हमें पता होता है, लेकिन हम बातचीत नहीं करते इस बारे में, हम वर्बली एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इमोशनली
हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये कश्मकश किसी ना किसी एज में जरूर होती है, और हम सबको पता है कि इस इमोशन के बारे में, लेकिन इसको बयां करना अपने आप में बहुत कठिन है, जो कि आपने बहुत बखूबी इस किताब के थ्रू किया है। मुझे उम्मीद है कि जो पाठक इस किताब को पढ़ने वाले हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचेगी, और वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे कि ये इमोशन जो है इस कैरेक्टर का, वो तो मेरा खुद का इमोशन है, मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। राइट मैम, जी बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिखने की कोशिश करी कि ये चीज अब आज के जमाने में इतनी अनकॉमन भी नहीं रही, आप भी महसूस करती होंगी। देयर वाज अ जी टाइम कि ये अनकॉमन थी, तब भी साहब बीवी गुलाम फिल्म भी आई थी, आपने भी देखी होगी। कैरेक्टर कुछ ऐसे ही स्टोरी बेस्ड था, उस जमाने में ये चलता था, लेकिन अब इट्स मोर और लेस ज्यादा कॉमन हो गया है हम्म कि तो ये चीज अंदर अंदर टर्माइट की तरह चल रही है, तो इसको मैंने दिखाने की कोशिश करी है कैसे स्ट्रगल होते हैं, कैसे इसको संभाला जाए, कैसे डिस्कस किया जाए, क्या किया जाए। तो अप टू द रीडर्स टू डिसाइड वेदर आई वाज रॉन्ग और राइट। एब्सोल्युटली। आपने इस बुक में जहाँ एक तरफ प्यार दिखाया है, लव दिखाया है, उसके साथ-साथ में नैतिकता, मतलब जो वैल्यूज़ हैं हमारी लाइफ के, उसको भी दर्शाने की कोशिश की है। मीन्स ये दोनों जो चीज़ें हैं वो पैरेलल चल रही है इस बुक के थ्रू। मन में कश्मकश है, लेकिन बाहर जो पर्सन है वो नैतिकता दिखा रहा है, वो अपने एथिक्स दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है। ये जो उलझन रहती है एक पर्सन के बीच में, आपने कैसे उसको कैरेक्टर में बिल्ड किया? एक फीमेल पर्सपेक्टिव से, एक मेल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दोनों जेंडर वाइज अलग-अलग तरह से सोचते हैं। तो ये आपने कैसे बिल्ड किया? अगर मैं हीरो की बात करूँ, उसके मन में कैसे बिल्ड हुआ? एक फीमेल में कैसे बिल्ड हुआ? थोड़ा-सा आप इस बारे में बताएँगे ताकि प्लॉट कैसे क्रिएट होता है वो ऑडियंस को पता चले? देखिए मैडम, जब किताब लिखते हैं तो इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड, आपकी में जो है कल्पना दौड़ती है। हुँ, कई फिल्में आपने देखी, मैंने भी देखी हैं, तो कहीं ना कहीं क्लू मिलता है। तो आप लाइफ में देखते हैं, अपने फ्रेंड्स में देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा इशू चलता रहता है, तो उनके अंदर क्या टेंशन चल रहा है ये भी महसूस होता है, हुँ, क्या क्या उनके हो रहा है। तो जो जो लीड कैरेक्टर, मेल लीड कैरेक्टर है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, वो सोच भी रहा है कि अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश भी करता है, जो मैं ये कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंपली कैचिंग अप, एक नॉर्मल फ्रेंड्स की कॉल है जिसमें नथिंग अनइथिकल। जो हुँ, लेडी कैरेक्टर है वो भी अपने हस्बैंड के साथ, इज नथिंग abnormal, हम लोग दोस्त से रिकनेक्ट हुँ, हुए हैं फिर से, और इसमें कुछ ही ऐसी नहीं है। हस्बैंड कहता है नहीं है इस तरह से आप लोग, वो चूंकि दोनों जो मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर ने शादी के बाद अपनी अपनी वाइफ्स और स्पाउस को बता दिया था कि हुँ, देवर कनेक्शन हिस्ट्री में ऐसा था, आई वाज लाइकिंग ए बॉय, आई वाज लाइकिंग ए गर्ल, हम हुँ, लोगों ने शादी नहीं हुई और हम लोग खुल के एक दूसरे एक्सप्रेस भी नहीं किया था, बट देयर वाज ए क्रश लाइक। हुँ, वो हस्बैंड ने समझाता है डोंट कॉल, कॉल करोगी तो पैशन विल रिकाइंडल, फिर से फ्लेयर अप होंगे, संभालना मुश्किल होगी, फैमिली जो हमने ओवर द पीरियड बिल्ड अप की है हुँ, वो क्रैश अप हो जाएंगी। लड़की से आती वो ये भी महसूस करती, वाइफ भी कहती मैं आई कैन नॉट लिव इन पीसेस, आई कैन नॉट फाइट विद अ घोस्ट, योर पास्ट घोस्ट। हस्बैंड ने कहता आई कैन लिव एज ए कंसोलेशन प्राइज कि तुम्हारी शादी उससे होनी नहीं हो पाई, मुझे मिल गई तो मैं कंसोलेशन प्राइज नहीं हूँ, आई एम नॉट योर सेकंड चॉइस। वाइफ भी यही कहती है, लड़का भी समझाता है, लड़की भी समझाती है। वो अपने आप को फिर वो दोनों आपस में समझाते हैं कि नहीं जो हम लोग कर रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं सही है, हम लोग गलत हैं, वी शुड डीलिंग। वो लोग डीलिंग होते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन अगेन कैचअप करते हैं। कोई इमोशन इतना प्रिवेल करता है दिमाग के ऊपर, वो हुँ, कहते हैं हार्ट जनरली विंस ओवर द माइंड, बट व्हेन फाइनल केस हार्ट, जैसे मैंने किताब में बुक लिखा है, हार्ट विंस मेनी ए बैटल बट इज द माइंड विच wins the most important battle। यहाँ मुझे ये दिखाना था कि अब दिमाग ने अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल वो जीती, और जीत के साथ ये भी दिखाना था कि हाँ ये दोनों जो कर रहे थे गलत भी नहीं कर रहे थे, वो मजबूर थे, वो चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। क्या कोई आदमी जो बुरा मान रहा है गलत है वो ऐसे इशू में फंस जाए तो क्या निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इसको मैंने किसी से जोड़ने की कोशिश करी है, जी, प्रयास जी। सफल हुआ ये तो सो आपके। अगर मैं एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करूँ तो आपकी बुक इस तरह से है कि जब पुराने प्यार के साथ नए रिश्ते का टकराव होता है, तो इसमें जीत किसकी होती है? ये एक प्लॉट की लाइन इसकी बनती है। कि जीत जी। एब्सोल्यूट जीत हो रही है, कि जीत एक हुई है लेकिन दूसरा भी हारा नहीं है, ये कि जीत दूसरे की हार नहीं है, इसको दिखाने की कोशिश करी। अरुण सर, आपकी जो कहानी है उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे जब रीडर पढ़ेगा इसको तो पाठक के लिए सबसे अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन है वो क्या होगी? और क्या ये जो अनकंफर्टनेस जो है, क्या वही इसकी ताकत है, इस बुक की ताकत है? क्या कहेंगे आप? यस मैडम, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। इसके देखिए
कुछ लोग बीच के जो आपस में इंटरेक्शन बिटवीन द कैरेक्टर्स है, बॉय है, उसकी वाइफ और लेडी का उसके हस्बैंड से जो है, उस डायलॉग को देख के कुछ लोगों को लगेगा कि यार अनएथिकल चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, रियली जो हो रहा है वो होता है समाज में। हम लोग इसको अंदर अंदर छुपा के वी डोंट डिस्कस, वी डोंट वेंट आउट आवर फीलिंग, अंदर अंदर इसको झेलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने उस चीज को ओपनली लिखने की कोशिश करी है, सो अदर्स हु आर गोइंग थ्रू द सेम फेज मे गेट एक लिंक ए क्यू हाउ टू डील विद द इशू। तो वो और एक ये कुछ लोगों को इसमें जो इसमें अनइजीनेस हो, कुछ लोगों को इसमें अंत में होगा यार ये अंत नहीं होना चाहिए था, अंत ऐसा होना चाहिए था। तो ये डिपेंड करता है ऑथर कौन किस तरह का ऑथर है, कैसी सोच से पढ़ रहा है। तो बोथ वे दे विल ट्राई, दे विल लाइक इट आल्सो। कुछ उसको अंत डिसलाइक करेंगे और बीच या नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल सीइंग मैंने जैसा पिरोया है, जैसा लिखने की कोशिश करी है, वो उसको लोगों को मजा तो आएगा मैडम। आई थिंक आई होप रादर आई ट्रस्ट लाइक इट। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप स्टोरी बता रहे हैं, एक पाइपलाइन आपने पहले से डिसाइड कर दी, तो जब ये बुक रिलीज होगी आई एम श्योर तब तक लोगों में ये एक्साइटमेंट बिल्ड हो चुका होगा कि आखिर एंड में होता क्या है, और लोग जो इस बुक को जरूर जरूर परचेज करना चाहेंगे। अरुण सर, एक मैसेज मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो आप रीडर्स को इस बुक के थ्रू, पर्टिकुलरली इस कहानी के थ्रू देना चाहते हैं, एक मैसेज क्या होगा? मैडम यही है कि ये फिर वही कहूंगा, ऐसे टैबू सब्जेक्ट, वर्जित विषय है जिसे डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज से 50 साल जमाने के और आज के जमाने में बड़ा फर्क है। जब बहुत सारी चीज कॉमन हो जाती हैं, कॉमन हैपनिंग्स होती हैं, तो हमें ओपन अप होना पड़ता है। नहीं ओपन होंगे तो हम लोग कहीं भटकने लगते हैं। जैसे कहते हैं बच्चों में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होती तो भटकते हैं। अगर वो ज्ञान हो जाए तो शायद वो सही लाइन में चले। तो ये सब्जेक्ट भी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो होता है समाज में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम डिस्कस नहीं करते, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो शायद घातक हो जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज हैं तो डिस्कस करके, समझ के, पेशेंस के साथ रखकर डील करना है। इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, नी जर्क रिएक्शन नहीं करना है, जंपिंग टू द कंक्लूजन नहीं होना है, गेटे झगड़ा कर लिया, बात कर लिया, पार्ट विद हो गए, नहीं। टाइम देना, समझना है, बूझना है, उसकी भी सुनना, अपनी भी सुनाना है, और अंत में जो मेन कैरेक्टर थे उनको ही डिसाइड करना है कि बिकॉज दे हैव स्टार्टेड द थिंग कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए। तो अल्टीमेटली यही दिखाया है कि पास्ट और प्रेजेंट में कोलाइड में, और अंत में दिखाया है कि जो डिजायर थी वो कहीं played a second fiddle to the duty. Duty prevailed ultimately. तो ये मैंने दिखा, एक मैसेज डाला है कि अल्टीमेटली ड्यूटी प्रिवेल्स, डिजायर सब्सिक्यूट्स। लेकिन डिजायर पूरी तरह हारी नहीं, ड्यूटी जीती जरूर, बट डिजायर पूरी तरह हारी नहीं। इससे दिखाने की कोशिश करी। एब्सोल्युटली। सो नाउ सर, अब हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो एक तरह का रैपिड फायर राउंड होगा, तो आप रेडी है इसके लिए? हम शुरू करें? ये देखिए मैडम क्या पूछते हैं, क्या मैं जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, हमने इस बार नया सेगमेंट ऐड किया है, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो हम इस सेगमेंट के थ्रू ऑथर की जो पर्सनल लाइफ है, उनके इंटरेस्ट है, उनकी हॉबीज है, या उनका जो जिस तरह का उनकी पर्सनैलिटी है, उसको और भी ज्यादा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीजों के माध्यम से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली ऑथर के साथ, और वो उसका क्विकली आंसर देंगे। एक तरह का फन फील्ड सेगमेंट रखने की हमने कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मेरा पहला सवाल है सर आपसे, अरुण सर इमोशनल है या प्रैक्टिकल? आई एम प्रैक्टिकल एज वेल एज इमोशनल। आई स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द टू। ओके। बुक कंप्लीट होते ही सबसे पहले किसे बताया आपने? मैंने अपने मित्र एक तो अंकुर मिश्रा को बताया, अब एक आधे और है, उनका नाम नहीं लूंगा, किसी और को भी बताया। आई वोंट टेक द नेम। ओके। अभी आप जिस प्रोफेशन में, अगर आप वो नहीं होते तो क्या होते? तो शायद मैडम अगर नहीं होता, जैसे मैंने बताया कि शौक था लिखने का, गाना गाने का, तो मैं शायद गाना गा रहा होता, लिखते ही होता। म्यूजिक का शौक था, बचपन से शौक था, लेकिन सिचुएशन सो थी कि जॉब की तरह नहीं, ओके। मैं तो लिखता नहीं गाता। एज एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू क्या है? एक ऐड होने वाली है कि मैं नेगेटिविटी से बाहर आ गया, नंबर वाली, मैं पॉजिटिविटी की तरफ चला गया, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गया, जो मैं छोटे आर्टिकल करता बड़ी बुक्स में आ गया। और साथ साथ वैल्यू ये है कि शायद इससे कुछ लोगों को मैं दे पा रहा हूँ, ये वैल्यू एडिशन हुआ सोसाइटी को। ओके। अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो आपकी पहली इच्छा क्या होगी? मैंने ये इच्छा होगी कि आई कुड रिलीव माई लाइफ वंस अगेन, स्टार्ट से मैं। ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे,
ओके, आपको क्योंकि सिंगिंग का शौक है, अगर आपकी किताब पर एक गाना लिखा जाता तो वो कौन सा होता? जी तो बड़ा मुश्किल है। नहीं। अचानक याद है आपने क्वेश्चन बताया तो मुझे तो ठीक ठीक है, हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे कि कौन सा गाना आप अपनी बुक के लिए सिलेक्ट करना चाहेंगे? ठीक है, तो ये ये गाना ये वही जो मैंने कोई बुक में मेंशन किया, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जी, बिल्कुल फिट बैठता है आपकी बुक के लिए। सो सर ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है और आपने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए, थैंक यू सो मच। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपसे इतनी देर बातचीत के बाद आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है, तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जिनसे वो आपसे कनेक्ट हो सके? मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आदमी अपने भेज सकता है 9690033331 9690033331 ऑलराइट, and my mail ID is हुँ, misrak61@gmail.com misrak61@gmail.com ओके। फ्रेंड्स, अरुण सर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपके साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करेंगे। अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर के डिटेल्स को नोट कर लीजिए और आप इनसे पर्सनली भी बातचीत कर सकते हैं, इनकी बुक के बारे में जान सकते हैं, इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में जान सकते हैं। अरुण सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? आगे और किस बुक पर काम चल रहा है? बुक अभी काम तो नहीं चलेगा बट वन आइडिया इज जस्ट हैविंग स्लीप इन माय माइंड। मैं चाहता हूँ फिर से वो जगेगा और हमारे पुराने हमारे बच्चे हमारे इंस्पिरेशन जो हमारे हैं अंकुर मिश्रा जी हुँ, वो मुझे फिर इसको प्रोवोक करेंगे। नेचुरली ही विल ignite the passion which is dormant in my body to write. Definitely I'll write a third book. फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा आपके परमिशन से। एब्सोल्युटली सर, वेलकम, वेलकम। ओके, सर इस प्रोग्राम में जाने से पहले हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? मैंने ये कहना चाहूंगा बुक्स पढ़िए। जैसे अभी कुछ दिन पहले अंकुर मिश्रा ने कहा कि आप जितनी किताबें पढ़ते हैं एक जिंदगी में उतनी जिंदगियां जी लेते हैं। बुक पढ़ने से होता है कि आपका यू इंक्रीज योर नॉलेज, इनहांस योर नॉलेज। क्योंकि आप जितना अगर नहीं पढ़ते तो जितना जानते हैं आप सोचते हैं दिस इज सफिशिएंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कू पंडू का, आप सोचते हैं दिस इज नॉलेज, इसके आगे कुछ नहीं है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज एक्सपैंड करती है। फिर हुँ, उसमें आप कुछ और अपना व्यू डाल के नेचुरली भी एक नया बेटर आइडिया डेवलप होता है। तो खूब पढ़िए, समय निकाल के पढ़ने की कोशिश करिए और ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन पढ़ने की। या ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं जो पॉइंट आपको अच्छे लगे। और अपनी बातों को लिखना भी सीखिए, कहना भी सीखिए, बोलना सीखिए। ये मेरा है। इससे आपका ये विकास होगा। आपके थ्रू नए आइडियाज आएंगे सोसाइटी में, सोसाइटी एज ए होल का विकास। थैंक यू सो मच अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी ब्यूटीफुल बुक का आइडिया आपने आज हमारे साथ शेयर किया है। आई एम श्योर ये जो सामाजिक मुद्दा जो टैबू आप बता रहे हैं, वो लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी और लोग इसके बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे और कोई ना कोई योगदान हर एक ऑथर देता है अपनी राइटिंग के थ्रू। तो आपने भी सोसाइटी में एक योगदान दिया है इस बुक को लिख करके, इस बुक को ला करके हमारे सामने। मुझे मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी जब ये बुक रिलीज होगी। आई एम श्योर रीडर्स को बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए वंस अगेन एंड हम आपसे दोबारा से कनेक्ट होना चाहेंगे। श्योर सर, वेलकम वेलकम मैडम। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया अरुण सर के साथ। इस किताब के बारे में डिस्कशन करते हुए सच में एक सामाजिक मुद्दा हमारे सामने आता है। हम प्रेम को, प्यार को एक तरफ रखते हैं, लेकिन नैतिकता और हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आप किस तरह से अपनी लाइफ में इस इमोशन का बैलेंस बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एक स्टोरी के माध्यम से, एक लव स्टोरी के माध्यम से हमारे ऑथर ने इस सवाल को उठाया है और ये आप पर छोड़ा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर जब ये बुक रिलीज होगी तब रिव्यूज के रूप में आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। एक ऑथर के लिए बहुत मोटिवेशन होता है, हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड रहेगा ये कि आप अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट टू दी ऑथर। इस बुक को हम फटाफट हम जल्दी से रिलीज करेंगे ताकि बुक आपके सामने आ सके और आप इस बुक को पढ़ सके, इंटरेस्ट ले सके।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डेली आपके सामने आएंगे एक नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हर बार आपके सामने एक नई बुक और एक नया टॉपिक डिस्कस होगा। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल भी आपके सामने एक नया टॉपिक आने वाला है जिस पर आपके व्यूज, आपके कॉमेंट्स को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो मिलते हैं आपसे। अगर आपको आज की वीडियो, आज की चर्चा, आज का कम्युनिकेशन पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।